अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। तहरीक इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल का फैसला मुआशी हालात करेंगे। अगर मुआशी हालात में बेहतरी आ गई और ये बेहतरी मुस्तहकम भी हुई तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत कामयाब हो सकती है, और अगर मुआशी चैलेंजेस पर काबू ना पा सकी तो तहरीक इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल पर सवाल उठ सकते हैं। इसलिए मौजूदा हुकूमत का सियासी मुस्तकबिल मुआशी हालात से जुड़ा हुआ है। गुज़िश्ता 6 माह में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर 2 हवालों से तनकीद हुई है। एक तनकीद यह है कि जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, अपने बयानात की वजह से और कुछ मुआशी मामलात में फैसलों के इल्तवा की वजह से उन्होंने मुआशी अदम इस्तेहकाम पैदा किया। और दूसरी तनकीद यह हुई कि हुकूमत में आके भी अपोजिशन जैसे बयानात देने की वजह से और अपोजिशन का माइंडसेट रखने की वजह से उन्होंने सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया। सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ता नजर आ रहा है, जिस पर भी आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे। कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह जो मुसालिहाना बात कर रहे थे, मुसालिहत चाहते थे, अब वो भी सख्त बात कर रहे हैं। मगर जो दूसरा फ्रंट है, जो मुआशी फ्रंट है, 6 माह बाद अब हुकूमत समझती है कि उसकी मुआशी पॉलिसियां कामयाब हो रही हैं। मईशत में बेहतरी के आसार नुमाया होने लग गए हैं। मगर क्या मस्बत असरात बरकरार रहेंगे या फिर माजी की तरह आर्जी साबित होंगे, ये एक सवाल है। और ये जो मस्बत असरात हैं वो हुकूमत के दावे के मुताबिक कितने मस्बत हैं, इस पर भी बात करेंगे। गुज़िश्ता माह जनवरी के दादोशुमार के मुताबिक दरामदात में खासी कमी आई है, बरामदात में मामूली इजाफा हुआ है और बैरून मुल्क से रेमिटेंसेज यानी तरसीलात ज़र में भी बेहतरी आई है। यानी कि पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल अकाउंट है उसमें बेहतरी के आसार नुमाया होने लगे हैं। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया कि मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के लिए उठाए गए हमारे इक़दामात से मस्बत नताइज बरामद होना शुरू हो गए हैं, जिनके बाइस जनवरी 2018 के मुकाबले में इस साल दरामदाद में कमी और बरामदाद में इजाफे का रुझान है, जबकि तिजारती खसारे में $1 अरब की नुमाया कमी आई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने लिखा कि सर्विसेज ट्रेड का खसारा भी $800 मिलियन कम हुआ है, जबकि जुलाई 2018 से जनवरी 2019 के दौरान भिजवाई गई रेमिटेंसेज यानी तरसीलात ज़र गुज़िश्ता साल के इस दौरानिए के मुकाबले में 12.2% का उनमें नुमाया इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने लिखा कि बैरूनी खातों की सूरत हाल में नुमाया बेहतरी भी हमारी मुआशी हिकमत अमली की कामयाबी की दलील है। गुज़िश्ता रोज़ यही बातें वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ने लिखी थी। साथ ही पाकिस्तान अब IMF के पास जा रहा है। इतवार को वज़ीर आज़म इमरान खान ने दुबई में IMF की सरबराह से मुलाकात की, जिस हवाले से तनकीद कर रही है अपोजिशन के इमरान खान पहले मुल्की सरबराह हैं जो कि खुद IMF के सरबराह से मिले हैं, वरना यह काम वज़ारत ख़ज़ाना करती थी। और फिर गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ने दावा किया कि IMF ने अपनी पोजीशन बदली है, वो IMF के साथ मुआहदे के करीब आ गए हैं। अभी हतमी मुआहदा नहीं हुआ है। अच्छा एग्रीमेंट हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। हमारे और उनके जो फ़र्क था उसके अंदर कमी आई है। IMF ने अपनी पोजीशन बदली है। लग रहा है कि हम करीब आ गए हैं कि IMF के साथ मुआहदा हो जाएगा। IMF के साथ कल कोई मुआहदा करने के लिए मीटिंग नहीं हुई थी। क्या करने की ज़रूरत है पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने के लिए, उसके ऊपर एक इत्तफ़ाक़ राय बिल्कुल वहाँ पर बना। और जो पाकिस्तान की मईशत की कमज़ोरियाँ हैं, यहाँ का टैक्स का निज़ाम कमज़ोर है, हम उतना टैक्स इकट्ठा नहीं कर रहे हैं जितना मुल्क को चलाने के लिए ज़रूरत है। हमारे बिजली और गैस के निज़ाम में जो खसारे हो रहे हैं वो किसी सूरत हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और उसको ठीक करने की ज़रूरत है। और जब ये करेंगे तो उसको करते हुए जो मुल्क के कमज़ोर तबके हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी खुसूसी तौर पर उनकी लिए प्रोग्राम लाना है ताकि वो ज़्यादा इससे मुतासर ना हो। IMF जो है वो एक हमदर्दी की बुनियाद के ऊपर कोई प्रोग्राम नहीं करता। IMF का प्रोग्राम जो है वो ठोस इक़दामात की बुनियाद के ऊपर होता है। अभी बड़ी अहम बात है क्योंकि IMF का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तानी मईशत को मसाइल से निकालने के लिए फैसला कुन इक़दामात की ज़रूरत है। वज़ीर ख़ज़ाना कह रहे हैं कि IMF ने अपनी पोजीशन बदली है। अगर बदली है तो किस हद तक बदली है, क्योंकि डोमेस्टिक साइड पर अगर हुकूमत एक बहुत बड़ा खसारा चला रही है, अगर हुकूमत के टैक्स के टारगेट पूरे नहीं हो रहे हैं और हुकूमत स्टेट बैंक से पैसे छाप के अपना खसारा पूरा कर रही है, तो क्या IMF इस बात के लिए मान गया है कि आप इस खसारे को जारी रखिए? क्या IMF इस बात के लिए मान गया है कि पाकिस्तान में शरह सूद मजीद बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है? क्या IMF इस बात के लिए मान गया है कि पाकिस्तान की जो करेंसी है, जो कि डॉलर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा पहले ही गिर चुकी, अब उसे मजीद गिराने की ज़रूरत नहीं है? IMF की पॉलिसीज़
टाइट मॉनेटरी पॉलिसीज का समझी जाती हैं कि टाइट फिस्कल पॉलिसी हो, खसारे कम हो, खसारे करने वाले इदारे प्राइवेटाइज किए जाएं या फिर उनमें रिफॉर्म्स किए जाए। क्या IMF इस बात के लिए भी मान गया है? क्योंकि हुकूमत ने अभी तक कोई इकदाम नहीं किए कि खसारे करने वाले इदारे या तो मुनाफे में आ सकें या उनके खसारा कम हो सके, या फिर जो हुकूमत ने कहा था कि मलेशिया के मॉडल पर हम एक फंड बनाएंगे, वेल्थ फंड बनाएंगे, उसमें ये सारे इदारे होंगे, प्राइवेटाइज नहीं किए जाएंगे मगर प्राइवेट सेक्टर के तर्ज पर चलाए जाएंगे, उसमें भी कोई पेशरफ्त 7 माह में नहीं हुई। तो IMF ने अपनी क्या पोजीशन बदली है? वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि मुआहदे के करीब आ गए हैं। इसके अलावा कल ही वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुल्क में दरामदात कम हो गई हैं और 7 माह में $2 अरब की बचत हुई है। इसका मतलब हमारी पॉलिसी ठीक है। The good news is that हमारा जो इम्पोर्ट्स है ना वो कम हो गए हैं। सेविंग हुई है ये 7 महीने में $2 बिलियन, और ये जो डेफिसिट है ना, ये जो सेविंग जनवरी में, सिर्फ जनवरी में 1 बिलियन। जो हमारी पॉलिसी है ना कि इम्पोर्ट्स को स्क्वीज़ करना है, वो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी बिल्कुल ठीक जा रही है। जहाँ हम लोगों ने रेगुलेटरी ड्यूटी लगाए थे ऑन नॉन इसेंशियल आइटम्स, उसका इम्पैक्ट आ रहा है। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन के जो ड्राइव है ना वो बिल्कुल ठीक जा रहा है। अब इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की भी साथ बात कर रहे हैं। जो नॉन इसेंशियल आइटम्स हैं, गैर ज़रूरी अशिया, उनका कह रहे हैं कि दरामदाद में कमी आई है। ज़ाहिर इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें कम हुई हैं, उसका भी असर दरामदाद पर आया है। मगर इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन यानी मुतबादिल कि लोग दरामद ना करें बल्कि पाकिस्तान में वही चीज़ बने जो दरामद की जाती है, उसके हवाले से क्या इकदाम हुए हैं, किस तरीके से कोई ऐसी इंडस्ट्री लग रही है, ये तफसीलात तो अभी नहीं है। मगर मुशीर तिजारत दावा कर रहे हैं, मगर वो एतराफ़ भी कर रहे हैं कि वो बरामदात से मुतमईन नहीं है। 7 माह में बरामदात में महज 4% का इजाफा हुआ है। एक्सपोर्ट का है ना, हमारे रिजल्ट्स ठीक है, कोई अच्छी बात नहीं है। एक्सपोर्ट है ना, इजाफा तो हुआ है 7 महीने में 4%। मैं am I satisfied? नहीं, ये नहीं, ये हमारे एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा होना चाहिए। दरामदाद में तो कमी आई है मगर बरामदाद में इजाफा ज़्यादा नहीं हो सका है। और ये सवाल उठ रहा है कि गुज़िश्ता 1 साल में रुपए की कीमत में 33% की कमी और गुज़िश्ता 3 साल में बड़े पैमाने पर जो इंसेंटिव्स एक्सपोर्ट सेक्टर को दिए गए नून लीग की हुकूमत के आखिर 1.5 साल में, इसके बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आने के बाद वज़ीर ख़ज़ाना सद उमर ने खास तौर पर इंडस्ट्री पर फोकस किया है, खास तौर पर इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज किया है। डॉलर की कदर में पहले ही कमी आ चुकी है, उसके बावजूद बरामदाद में इजाफा नहीं हो रहा। दरामदाद में कमी ज़रूर आई है 19% की, मगर बरामदाद में खातिर ख्वाह इजाफा नहीं हुआ। तो जो गैप है वो अभी भी पाकिस्तान के पास जितना रिजर्व्स मौजूद हैं या पाकिस्तान की जो सलाहियत है उससे ज़्यादा है। और पाकिस्तान का एक्सटर्नल अकाउंट का खसारा कम ज़रूर हुआ है मगर ख़तरा कम नहीं हुआ है। साथ ही इसहाक डार साहब के ज़माने में ये तनकीद होती थी कि IMF के प्रोग्राम में जाने के बाद इसहाक डार साहब की पॉलिसीज़ में एक वाज़े तौर पर यह बात नज़र आई कि जो फिस्कल डिसिप्लिन है वो आया, खसारा कम हुआ, मगर जो एक्सटर्नल अकाउंट है उसके ऊपर उनका फोकस नहीं था, एक्सपोर्ट सेक्टर पर फोकस नहीं था, इंपोर्ट को कर्टेल करने पर फोकस नहीं था, इसलिए एक्सटर्नल सेक्टर बुरी तरीके से मुतासिर हुआ। अब ये तनकीद हो रही है कि मौजूदा हुकूमत का जो फोकस है वो एक्सटर्नल सेक्टर पे तो बहुत ज़्यादा है मगर डोमेस्टिक सेक्टर पर नहीं है। खसारा इस वक्त फिस्कल बहुत ज़्यादा है और हुकूमत मुसलसल नोट छाप कर उस खसारे को पूरा कर रही है। जो टैक्स बढ़ाने के इकदाम नहीं लिए गए हैं, खसारा कम करने के इकदाम नहीं लिए गए हैं, खसारा करने वाले इदारे जो हैं वो वैसे ही चल रहे हैं जैसे चला करते थे। हफीज़ पाशा साहब साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हफीज़ पाशा साहब बहुत शुक्रिया। हफीज़ पाशा साहब, फाइनली इंपोर्ट्स में एक खातिर ख्वाह कमी आई है दरामदाद में, साथ ही बरामदाद में इजाफा जरूर हुआ है मगर बहुत ज्यादा इजाफा नहीं हुआ जिसका खुद मुशीर तिजारत भी कह रहे हैं। मगर आप समझते हैं कि अब फाइनली जो एक प्रेशर था और IMF के प्रोग्राम में भी पाकिस्तान जा रहा है, जो प्रेशर था मईशत के ऊपर वो प्रेशर कम होने के आसार नजर आने लगे हैं एक्सटर्नल साइड पर? आपको ये देखना पड़ेगा कि स्टेट बैंक के जो नंबर्स आएंगे उससे हमें पूरा अंदाज़ा होगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की क्या पोजीशन है, कुछ बेहतरी आई है या नहीं। ये बात सोचने वाली है कि पिछले महीने जनवरी के महीने में हमें सऊदी अरेबिया से $1 अरब मिला और UAE से भी $1 अरब हासिल हुआ।
मगर उसके बावजूद आप देखिए कि हमारे रिजर्व्स में सिर्फ $1 अरब का इजाफा हुआ, यानी कि पिछले महीने में भी खसारा जो था वो $1 अरब है। अगर इस रफ्तार से अगर आप चलते रहे तो रिजर्व्स पर प्रेशर जो है वो जारी रहेगा। दूसरी तरफ अगर आप फिस्कल डेफिसिट की तरफ जाएं तो उसकी वहाँ तो खबरें काफ़ी हद तक परेशान कुन हैं। अब आप सोचिए कि पहले 6 महीने में आपका जो खसारा है बजट डेफिसिट वो तकरीबन 1100 अरब तक पहुंच चुका है रुपए, और ये साल के एंड तक ख़तरा ये है कि ये 2600 या 700 अरब तक जाएगा, यानी कि आपका जो टारगेट था उससे आप 600 से 700 अरब ज़्यादा डेफिसिट आपका होगा। तो लिहाजा इस अभी तक हालात संभले नहीं है और बस उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ बेहतरी आएगी। मगर हफीज भाई साहब, एक ऐसा लगता है जैसे ऑपोजिट पॉलिसी है। इसाक डार साहब की पॉलिसी थी जिसमें जो डोमेस्टिक साइड है उस पर वो इकोनॉमिक डिसिप्लिन लेकर आए, आईएमएफ का प्रोग्राम भी था, मगर असद उमर साहब की वाज़ेह पॉलिसी नजर आ रही है कि उन्हें ज्यादा बड़ा खतरा एक्सटर्नल सेक्टर लगता है। उन्होंने एक आध प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कुछ इंटरव्यूज में कहा भी है कि जो डोमेस्टिक साइड है उसका तो आप नोट छाप लेंगे मगर डॉलर हम छाप नहीं सकते। और अगर पाकिस्तान का तारीखी तौर पर देखा जाए, जनरल मुशर्रफ के दौर में 8.6% तक हमने जीडीपी ग्रोथ तक गए, मगर एक्सटर्नल साइड क्योंकि वीक था इसलिए इकोनॉमी अचानक से बैठ गई। इसाक डार साहब के दौर के बाद भी यही नजर आया कि डोमेस्टिक साइड बेहतर हो गया था, एक्सटर्नल साइड वीक था, डेफिसिट्स बहुत ज्यादा थे, इकोनॉमी अचानक से बैठ गई। आप समझते हैं ये ठीक पॉलिसी है असद उमर साहब की कि वो एक्सटर्नल साइड पर फोकस कर रहे हैं? डोमेस्टिक साइड पर जाहिर नोट छापने पड़ रहे हैं, उसके अलग से इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ सकते हैं, मगर क्या इस बात को बर्दाश्त कर सकती है मईशत और एक्सटर्नल साइड पर ही फोकस होना चाहिए या दोनों को एक साथ देखना चाहिए? देखिए, यकीनन आपको दोनों को एक साथ देखना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि अगर आपका फिस्कल डेफिसिट बहुत बढ़ जाता है तो उसके नतीजे में जिसे हम कहते हैं कि जो डिमांड का लेवल है माशी हमारे जो हालात में वो बढ़ जाता है, और उसके बढ़ने से इंपोर्ट्स की डिमांड में भी इजाफा होता है। दोनों को एक वक्त पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। सब ज़ाहिर दुरुस्त कह रहे हैं, प्रिंसिपल्स हैं उसके मुताबिक लैग के साथ ज़रूर जब आप पैसे छापेंगे मईशत में पैसे आएंगे और तो वो डिमांड बढ़ाएंगे और उसकी वजह से जो महंगाई है उसके दबाव में इजाफा करेंगे। मगर अगर ये आईएमएफ के पास जा रहे हैं और कह रहे हैं कि आईएमएफ काफ़ी हद तक माना है और उसने अपनी पोजीशन बदली है, तो आपको लगता है कि आईएमएफ नहीं कहेगा इनसे कि आप पैसे छापना बंद करें क्योंकि इससे आप डिमांड नहीं कर्टेल कर पाएंगे? तो डिमांड कर्टेल करने के लिए अपने खसारे कम करें, पैसे कम छापें, इंटरेस्ट रेट और बढ़ाएं, अपनी करेंसी को और डिवैल्यू करें, खसारे करने वाले इदारों को प्राइवेटाइज करें, सब्सिडीज को मुकम्मल तौर पर खत्म करें, फिस्कल डिसिप्लिन में आएं। अगर आप एक्सटर्नल साइड पर फोकस कर रहे हैं साथ साथ, आप समझते हैं इन सबसे पीछे हट जाएगा आईएमएफ या ये सब इनसे करवाएगा आईएमएफ? इस वक्त जो आपका खसारा है फिस्कल डेफिसिट वो तारीख का सबसे बड़ा खसारा है, और दूसरी तरफ आपके करंट अकाउंट डेफिसिट में जिस तरह हुकूमत ने कहा था कि हम $19 अरब से कम करके $12 अरब पे ले आएंगे, अभी तक जो आपके इंडिकेशंस हैं पहले 6 महीने में, उसके नतीजे में अगर आपको $12 बिलियन पे लाना है इस साल, तो आखिरी 6 महीने में आपको अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को 60% कम करना पड़ेगा। यह गैर मुमकिन सी बात है। मुझे अफसोस है कि मैं आपको इस तरह के अदाद शुमार दे रहा हूँ, बट वी हैव टू रियलाइज कि हालात संभले नहीं हैं, और आईएमएफ जो है वो आपको इस मर्तबा, चूंकि आपका जो फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है वो बहुत बढ़ चुका है, पिछले प्रोग्राम के लिहाज से तकरीबन 2 से 2.5 गुना है, तो लिहाजा जो मेजर्स वो कहेंगे वो ऐसे होंगे कि आपको काफ़ी सख्त इक़दामात लेने पड़ेंगे, और ये वो आपके अपने इंटरेस्ट में है, इसलिए कि वरना आपका फाइनेंसिंग गैप जो है अगले साल वो बहुत हद तक बढ़ चुका होगा। आपके जो पैसे वापस करने का वक्त आ रहा है, डेट रीपेमेंट में तकरीबन अगले साल $5 से $6 अरब का और इजाफा हो सकता है। लिहाजा हालात परेशान कुन हैं और गवर्नमेंट को आईएमएफ के साथ बैठकर एक टफ प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। आपने नोट किया होगा कि मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है, डिसाइसिव एक्शन। डिसाइसिव मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग
एक्शन जिसकी हमें इस वक्त अफसोस से कहना पड़ता है कि ज़रूरत है। अच्छा, फिर डिसाइसिव फैसला कौन अमल के लिए, एक्शंस के लिए इकोनॉमी में आपको लगता है 6-7 माह हो गए इस हुकूमत को अब, और कुछ मुश्किल फैसले किए हैं इन्होंने। ऐसा नहीं है कि IMF के प्रोग्राम में जाने के बाद करने थे। गैस की प्राइसेस बढ़ाई हैं, बिजली की कीमतें बढ़ाई हैं, तनकीद के बावजूद मुश्किल फैसले किए हैं। हालांकि अपोजिशन ने फिर मईशत पर सियासत करने की कोशिश की, मगर इन्होंने किए। मगर और दावे थे कि मलेशिया की तर्ज पर हम एक वेल्थ फंड बनाएंगे, जितने भी खसारे करने वाले इदारे हैं, PIA, स्टील मिल, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, सब उसमें डालेंगे, उसको प्राइवेट सेक्टर की तर्ज पर चलाएंगे, इनके खसारे खत्म करेंगे, प्राइवेटाइज नहीं करेंगे। हुआ नहीं, एक तो हुआ नहीं, दूसरा यह है कि जो इनिशियल साइंस होते हैं, नजर आते हैं कि हुकूमत कुछ ना कुछ कर रही है, वो भी नजर नहीं आया। आप समझते ये है बड़ा मुश्किल, या हुकूमत की तैयारी इस हवाले से थी नहीं, कोई प्रैक्टिकल इकदाम कर नहीं सकी हुकूमत? अभी तक जी जो स्टेप्स रिक्वायर्ड थे आपके पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को आगे बढ़ाने के लिए, वो अभी तक मेरा नहीं ख्याल है कि कोई आपको वाज़ेह तौर पर कोई प्लान नज़र आया है। जो सबसे परेशान कुन बात है, सर्कुलर डेट तो आपका 1000 से 1100 अरब तक पहुंच चुका है। एक चीज़ जो मैं वाज़ेह करना चाहता हूं कि इस वक्त गवर्नमेंट अपना गुजारा स्टेट बैंक के बोरोइंग के ज़रिए से कर रही है। आपको हैरत होगी कि इस वक्त तकरीबन 3.8 खरब रुपए हमने स्टेट बैंक से बोरो किए हैं। ये पिछले 70 साल की क्यूमुलेटिव बोरोइंग से ज्यादा है। ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसी चीज हमने कभी नहीं देखी, और इसके नतीजे में अफरात ज़र में 2-3 महीने में आप देखेंगे कि इजाफा होगा। पिछले 2 हफ्ते में सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो है 7% से कम था, 2 हफ्ते में अब वो 9% के ऊपर जा चुका है। इस रफ्तार से अब अफरात ज़र में इजाफा हो रहा है। बतौर आप मईशत को बहुत करीब से देखा भी है आपने, वजीर ख़जाना रहे हैं, वैसे इकोनॉमिस्ट हैं, तो ये तो अजीब एक कैच-22 वाली सिचुएशन आ गई मईशत के लिए फिर, कि अगर एक्सटर्नल साइड पर फोकस कर रहे हैं, डोमेस्टिक साइड पर फोकस नहीं कर रहे, पैसे ज़्यादा प्रिंट करेंगे तो स्टेट बैंक के ज़रिए जब पैसे प्रिंट कर लेंगे तो जो हुकूमत की पॉलिसी है कि डिमांड हमने पुल करनी है और उसके ज़रिए इंपोर्ट्स भी कर्टेल करनी है और इन्फ्लेशन को भी कर्टेल करना है, पैसे प्रिंट करेंगे तो डिमांड नहीं कर्टेल होगी, फिर इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट होंगे, फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। जो कह रहे हैं कि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर के जरिए, तो प्राइवेट सेक्टर हाई इंटरेस्ट रेट में और ऐसे सिनेरियो में कैसे मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकेगा? तो ये किस तरीके से फिर मईशत आगे चलेगी? तो अजीब कैच-22 की सिचुएशन में फंस जाएगी मईशत दोबारा से। जब तक स्टेबिलिटी थोड़ी बहुत नहीं आती है, और हम सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मिनी बजट जो हुकूमत पिछले दिनों ले आई है उसमें कोशिश ये होगी कि रेवेन्यूज़ में कुछ ब्रॉड बेसिंग वगैरह के ज़रिए से आप रेवेन्यूज़ में कुछ इजाफा दें। उसके बरक्स आपने बहुत से छूट दिए। दूसरी तरफ हमारा ख्याल ये था कि शायद एक्सपेंडिचर में कुछ कमी लाने की कोशिश की जाएगी, मगर आपने सब्सिडीज़ को बढ़ा दिए। तो लिहाजा इस वक्त गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है और जिस तरह वो अंदाज में चल रहे हैं, इससे ये बात वाज़ेह नहीं हो रही है कि हम स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो फिर भाई साहब फिर है कि IMF का प्रोग्राम सख्त नहीं होगा, उन्होंने अपनी पोजीशन बदली है, ये एक पॉपुलर बात है, ये एक पॉलिटिकल बात है, और हकीकत आपके ख्याल में यह है कि जितनी जल्दी हो सके हम IMF के प्रोग्राम में चले जाएं, और बेहतर है कि IMF का एक सख्त प्रोग्राम हो ताकि ये हुकूमत एक डिसिप्लिन में आए, वरना फिस्कल साइड पर जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से एक्सटर्नल साइड भी नहीं कंट्रोल हो पाएगा। हिस्टोरिकली एक्सटर्नल साइड पर फोकस नहीं किया तो एक्सटर्नल साइड फिस्कल साइड को भी तबाह करने का बाइस बना। इस वक्त जो फिस्कल साइड पर हो रहा है वो एक्सटर्नल साइड के लिए भी खतरनाक साबित होगा। इसलिए जल्द से चले जाएं और एक सख्त IMF के प्रोग्राम में चले जाएं हम। जी बिल्कुल, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, आपने देखा पिछली हुकूमत में भी पहले 3 साल जब हम एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी में थे IMF के, तो हम बजट डेफिसिट को बहुत कम करके लेकर आ गए थे। 4.6% GDP पे ले आए थे, जो कि बहुत कम मुनासिब लेवल था। उसके बाद जब IMF का प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो आखिरी 2 साल में इस रफ्तार से खसारे को बढ़ाया गया कि आखिरी साल में हमारा जो डेफिसिट है वो 6.6% GDP तक पहुंच चुका था। लिहाजा अफसोस से कहना पड़ता है कि हमें बाहर से कुछ फिस्कल डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ रही है। बहुत शुक्रिया हाफिज़ पाशा साहब।
थे, IMF का प्रोग्राम हो, फिस्कल डिसिप्लिन की ज़रूरत है। बैरूनी साइड पर जो दरामदात कम हुई हैं उसकी वजह से इशारे ज़रूर बेहतर नज़र आ रहे हैं। साथ ही 4 दिन बाद एक अहम दौरा होगा जो कि पाकिस्तान की मईशत के लिए भी और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए भी, दोनों के लिए बड़ा अहम है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान 16 से 17 फरवरी तक 2 दिन के लिए पाकिस्तान आएंगे और इस दौरे की तैयारियां जारी हैं। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, पाकिस्तान की मईशत के लिए बड़ी अच्छी बात होगी। सऊदी वली अहद की सिक्योरिटी के लिए 100 से ज़ायद शाही मुहाफिज पाकिस्तान पहुंच गए हैं। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान की आमद के पेश नज़र इस्लामाबाद के 2 बड़े होटल मुकम्मल तौर पर जबकि 2 जुज़वी तौर पर बुक कर लिए गए हैं। होटल्स में शाही वफ्द क़याम करेगा और सऊदी वली अहद वज़ीर आज़म हाउस में रहेंगे। इसके अलावा मोहम्मद बिन सलमान की सिक्योरिटी और डॉक्टर्स की टीम, उनकी वर्जिश का सामान, फर्नीचर, ज़रूरी अशिया के 5 ट्रक भी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। इस दौरे को बहुत अहमियत दी जा रही है। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान 20 अरब डॉलर्स के मुआहदे होंगे। पाकिस्तान की तारीख में सऊदी अरब की सबसे बड़ी सरमायाकारी होने जा रही है, जिसमें गवादर बंदरगाह पर 10 अरब डॉलर्स की ऑयल रिफाइनरी और ऑयल कॉम्प्लेक्स की तामीर का मंसूबा भी शामिल है। सऊदी अरब पहले ही एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की एक्सटर्नल सेक्टर में मईशत मुश्किलात का शिकार थी, IMF के प्लान के हवाले से, प्रोग्राम के हवाले से हुकूमत कोई हतमी फैसला नहीं कर पा रही थी, तो पहले ही सऊदी अरब ने स्टेट बैंक में 3 अरब डॉलर जमा कराए। उस वक्त पाकिस्तान की मईशत को एक सहारा दिया। अब सरमायाकारी की बातें हो रही हैं। अहम बात यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अगस्त में हल्फ उठाने के बाद 2 मरतबा सऊदी अरब का दौरा किया और वो गुज़िश्ता साल अक्टूबर में होने वाली उस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में भी शरीक हो चुके हैं, जिसका सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल की वजह से अक्सर ममालिक ने बॉयकॉट किया था। मोहम्मद बिन सलमान का बतौर सऊदी वली अहद पाकिस्तान का यह पहला दौरा है, मगर इससे पहले वो अगस्त 2016 में बतौर वज़ीर दिफा और नाइब वली अहद के तौर पर पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं और उन्होंने उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ और उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात भी की थी। इससे पहले फरवरी 2014 में मौजूदा सऊदी शाह और उस वक्त के सऊदी वली अहद शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ भी पाकिस्तान आ चुके हैं और इनके 3 दिन के दौरे में उनके साथ मोहम्मद बिन सलमान भी थे। और अब सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरा जो पाकिस्तान है, उससे पहले साबिक आर्मी चीफ और इस्लामी इत्तेहाद की फ़ौज के सरबराह जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ भी पाकिस्तान आए हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मिले। आज उन्होंने पहले वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से, फिर चेयरमैन सेनेट सादिक संजुरानी से और फिर वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात भी की। ये मुलाकातें भी अहम हैं और ये दौरा भी अहम है, शत के लिए भी और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के लिए भी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। ये था मुआशी साइड, जो कि 6-7 महीने में हुकूमत का दावा है कि हम इसमें इस्तेहकाम लेकर आए हैं। अब दूसरा जो पहलू है वो सियासी पहलू है, जिसमें आज मज़ीद गर्मा गर्मी आ गई है और खुर्शीद शाह साहब जो चाहते थे कि मामला बेहतर हों, उन्होंने भी अब हुकूमत को सख्त जवाब दे दिया है। तो जो सियासी साइड है, पिछले 6 महीने में हुकूमत का जो सियासी पहलू है वो अदम इस्तेहकाम का शिकार नज़र आता है और उसमें हुकूमती बयानात मुसलसल अदम इस्तेहकाम ही पैदा कर रहे हैं। अपोजिशन में भी उसमें भरपूर हिस्सा डाल रही है। अपोजिशन भी किस तरीके से, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कौमी असम्बली की कार्रवाई का चलना मुश्किल दिखाई दे रहा है। जो माहौल बन रहा है उससे तो ऐसा लग रहा है कि कौमी असम्बली का आइंदा होने वाला इजलास कशीदगी से शुरू होगा, कशीदगी बरकरार रहेगी, कशीदगी पर ख़त्म होगा और स्पीकर के लिए ऐवान का चलाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हुकूमत अब वाज़ेह कर चुकी है कि असम्बली चलाने के लिए उसने जितनी रियायत देनी थी वो दे दी। अब मज़ीद रियायत नहीं दी जाएगी और हुकूमत ने यह वाज़ेह भी हुकूमत में खुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने किया है। अपोजिशन भी खबरदार कर चुकी है कि अगर हुकूमत अपने ही फैसले से पीछे हटी या फिर इस फैसले से छेड़छाड़ की तो वो भी खामोश नहीं बैठेगी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह, जो अब तक मुफाहमती किरदार अदा करते नजर आ रहे थे, आज उन्होंने सखर में मीडिया नुमाइंदों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही का मामला सिर्फ शहबाज शरीफ का मसला नहीं बल्कि पार्लियामेंट के वक़ार का सवाल है। अगर पार्लियामेंट की इसी तरह तजलील की गई तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। खुर्शीद शाह का सख्त मौक़िफ़ सामने आया है। अब पीपल्स पार्टी भी कह रही है खामोश नहीं बैठेंगे। इससे पहले 31 जनवरी को हमारे प्रोग्राम में बात करते हुए खुर्शीद शाह साहब ने कहा था कि उनकी पूरी कोशिश है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सियासत की नज़र ना हो। देख रहा हूँ कि पब्लिक अकाउंट कमेटी ज्यादा पॉलिटिसाइज हो गई है और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो हमेशा न्यूट्रल ही रही है और अपोजिशन को उसका रोल दिया गया है। और समझता हूँ गवर्नमेंट का बड़ा हाथ है, उसकी नाअहली है कि उसने इस
ओहदे को पोलिटिसाइज कर दिया। शहबाज शरीफ साहब से भी कहूंगा कि इसको ज्यादा सियासत से हटा के मेरिट पे ले जाए। तो इंशाल्लाह इसको पूरी कोशिश करेंगे कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पोलिटिसाइज न हो। इसमें हुकूमत को, स्पीकर को भी रोल अदा करना चाहिए, हमें भी रोल अदा करना चाहिए, और मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि ये बेहतर तरीके से आगे बढ़े, वरना ये कौम का बहुत बड़ा नुकसान होगा। दोनों तरफ से कह रहे थे कि गुंजाइश पैदा की जानी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब से भी कह रहे थे, स्पीकर से भी कह रहे थे, हुकूमत से भी कह रहे थे, मगर अब हुकूमत पर शदीद तनकीद कर रहे हैं। जो हुकूमत ने हालिया पोजीशन ली है, जिसमें बाज़ हुकूमती अरकान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन्हें शहबाज शरीफ बतौर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सरबराह कबूल नहीं है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ये वाज़ेह कर चुके हैं कि उन्हें किसी सूरत शहबाज शरीफ कबूल नहीं, और वो ये बात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बता चुके हैं। PAC के बारे में मैंने गुजारिश की है इमरान खान साहब को, दुनिया इधर की इधर हो जाए, मुझे शहबाज शरीफ पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन कबूल नहीं है। ये बारगेन कर रहे हैं, बारगेन नहीं होगी। और मैं 8 दिन देखता हूं जी, जो भी मेरी उनसे बातचीत हुई है, ना मुझे मेमोरी की फिक्र है, ना मुझे मिनिस्ट्री की फिक्र है। मुझे गरीब अवाम की फिक्र है, जिसके साथ इमरान ने वादा किया है, जिसके साथ इमरान खान ने कहा कि मैं चोरों को नहीं जाने दूंगा। और कल की मुलाकात के बाद मेरा ये यकीन हो गया है कि इमरान खान के पास न डील है, न ढील है, न धक्का है, अंदर कलंदर और अंदर है ये सारे। शेख रशीद की खुद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर बनने की बातें, शहबाज शरीफ को हटाने की बातें, मगर इस हवाले से खुद तहरीक इंसाफ में तकसीम दिखाई दे रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा राजा रियाज ने आज शेख रशीद को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर बनाने की मुखालफत करते हुए कहा कि शेख रशीद को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर बनाने की कोई जरूरत नहीं। कमेटी में तहरीक इंसाफ के अरकान मौजूद हैं, शहबाज शरीफ जहां गलत काम करना चाहेंगे हम रुकावट बनेंगे। शेख रशीद साहब की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर बनने की कोई ज़रूरत नहीं। वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान PAC में मौजूद है, और जो कोई शहबाज शरीफ जहाँ पे कोई गलत काम करना चाहेंगे तो उसके लिए हम रुकावट बनेंगे। और PAC में मुल्क पाकिस्तान के मफाद में जो भी काम होगा उसके लिए तमाम मेंबरान जो हैं वो वहाँ मौजूद हैं, और पूरी मेहनत और ध्यानदारी से मुल्क के लिए काम करें। अब शेख रशीद एक बात कर रहे हैं, खुद तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में मौजूद हैं, जिसके सरबराह शहबाज शरीफ हैं, वो शेख रशीद की मुखालफत कर रहे हैं। इससे पहले तहरीक इंसाफ ही के एक और रुकन रियाज फतियाना भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में शेख रशीद की शमूलियत की मुखालफत कर चुके हैं। तहरीक इंसाफ ने खुद ही शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का सरबराह बनाया, बहुत ज़्यादा इल्तवा करके बनाया, तनकीद समेट के बनाया, मगर अब तहरीक इंसाफ ये समझती है कि शहबाज शरीफ एहतसाब से बचने के लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सरबराही को इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 2 दिन पहले ही वाज़ेह किया कि हमने कोशिश की कि किसी तरह असेंबली चलती रहे, लेकिन अब किसी करप्ट आदमी को रियायत नहीं देंगे। ये जितना मैं देख रहा हूं शोर मच रहा है असेंबली में, शोर, हम इनके साथ पूरी तरह कोशिश करें जी ठीक तरह चल जाए असेंबली। आज तक जमहूरियत की तारीख में हुआ ही नहीं है कि एक जेल से आदमी उठ के आए और पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बन जाए और फिर उसी नायब को तलब कर ले। ये कभी किसी जमहूरियत में तस्वर ही नहीं कोई कर सकता। हमने वो भी इनकी कोशिश की कि चलें जी पार्लियामेंट चल जाए। आज मैं आपको कह रहा हूं जितनी हमने कोशिश करनी थी हमने कर ली है। अब किसी किस्म की रियायत किसी किस्म के करप्ट आदमी को नहीं हम देंगे। अब अगर ये रवैया होगा तो मामलात आगे कैसे चलेंगे, पार्लियामेंट कैसे चलेगी? हामिद मीर साहब, मेजबान प्रोग्राम कैपिटल टॉक सीनियर साथी हमारे साथ मौजूद। हामिद मीर साहब बहुत शुक्रिया। और सब जाहिर है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सरबराह से ये मामला शुरू हुआ और अब बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। अपोजिशन भी हुकूमत को बाकायदा टफ टाइम दे रही है। जो पिछला इजलास हुआ उसमें अपोजिशन का रवैया वाज़ेह तौर पर नज़र आया कि उन्होंने हुकूमत को टफ टाइम दिया। आपको लग रहा है कि हुकूमत ये फैसला कर चुकी है, पार्लियामेंट नहीं चलती तो ना चले, कानून साजी नहीं होती तो ना हो, मगर अब ओपोजिशन को रियायत नहीं देनी है, उनकी कोई बात नहीं माननी है? देखिए, ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसको इसी पार्लियामेंट की एक जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसका होस्टेज बना दिया गया है, और हुकूमत और अपोजिशन जो है उस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही के मसले पे एक दूसरे के साथ दस्तो गिरेबां हैं। पहले जब आपको याद होगा कि कौमी असम्बली का इजलास था और उस इजलास के दौरान पहले वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने और फिर वज़ीर दफ़ा परवेज़ खटक साहब ने ये इशारा दिया था कि जनाब हम शहबाज शरीफ साहब को बनाएंगे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन। हालांकि उस वक्त भी कुछ वफाकी वज़रा जो हैं वो इस फैसले की हमायत नहीं कर रहे थे, लेकिन
उस वक्त ये लग रहा था कि शायद हिकमत और दानिश का मुजाहरा किया हुकूमत ने और अपोजिशन को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप दे दी गई है, तो मकसद ये है कि पार्लियामेंट के ज़रिए कानून साजी का अमल आगे बढ़े। लेकिन अब उसमें बदकिस्मती की बात यह है कि जब शहबाज शरीफ साहब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप मिल गई और उसके बाद जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कौमी असम्बली में तशरीफ़ लाए तो फिर उनके साथ अपोजिशन ने कोई अच्छा सलूक नहीं किया और उनको बोलने नहीं दिया। तो यहाँ से एक गड़बड़ शुरू हुई और फिर उसमें शेख रशीद साहब भी आ गए और फिर आपको याद होगा शाहजेब साहब के ये भी कहा गया था कि जब भी नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत के बारे में कोई इशू आएगा, कोई पैरा आएगा, तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उसकी सरबराही नहीं करेंगे, उस वक्त उसकी सरबराही किसी और को सौंप दी जाएगी। तो ये इस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के हवाले से बात आई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, तो शहबाज शरीफ साहब भी सुन रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत की तरफ से भी अगर इस वक्त नामुनासिब रवैया है तो अपोजिशन ने भी कोई अच्छे रवैये का मुजाहरा नहीं किया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है उसका चेयरमैन बना देना शहबाज शरीफ को एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू समझा जा रहा था और लग ये रहा था कि पार्लियामेंट जो है उसमें कानून साजी होगी। लेकिन मैं समझता हूं कि दोनों हुकूमत और अपोजिशन दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं इस मसले पे, जो एक फड्डे की सूरत हाल पैदा हो गया। अब हुकूमत ये कह रही है कि अगर शहबाज शरीफ साहब ने इस्तीफा ना दिया तो हम तहरीके अदम एतमाद लेके आएंगे। अब यहाँ पर जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि यहाँ पे बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। हुकूमत को तहरीके अदम एतमाद के जरिए शहबाज शरीफ साहब को हटाना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए कि हुकूमत के कुछ इत्तेहादी जो हैं वो इस मामले में उसका साथ नहीं देंगे। तो मेरा तो ये ख्याल है ज़ाती तौर पे कि ये एक गैर ज़रूरी लड़ाई है और इसमें हुकूमत और अपोजिशन दोनों को जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त दोनों का इमेज अवाम की नज़रों में ख़राब हो रहा है और पार्लियामेंट में अगर कानून साजी नहीं होगी तो फिर पार्लियामेंट का जो मकसद है वो मकसद फौत हो जाता है। तो इसलिए हुकूमत और अपोजिशन दोनों को मुहाजराई से गुरेज करना चाहिए और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को और पार्लियामेंट को अच्छे तरीके से चलाना चाहिए। मतलब आमतौर पर कहा जाता है मुहाजराई से गुरेज करती है और ज़ाहिर अपोजिशन को भी चाहिए ताकि पार्लियामेंट आगे चले, मगर हुकूमत के लिए कोई परेशानी की बात है? क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं। फाइनेंस बिल आया या फिर तरमीमी फाइनेंस का बिल आया तो उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि हुकूमत ने कानून साजी करने की कोशिश की हो और अपोजिशन की वजह से ना कर पाई हो। कोई ऐसा होमवर्क करके हुकूमत आई हो और अपोजिशन ने ना करने दिया हो, कोई बिल कोई तरमीम कोई करने की कोशिश की नहीं हुकूमत ने। तो क्या कोई परेशानी की बात है जिसकी वजह से हुकूमत आसानी से कन्फ्रंटेशन की तरफ इसको लेके जा रही है? क्योंकि उनका कोई काम ऐसा है नहीं कि जो करने की कोशिश उन्होंने की हो और अपोजिशन ने ना करने दिया। देखें, पिछला जो कौमी असम्बली का इजलास था तो उसमें जो फिनांस तरमीमी बिल आया था तो जो वज़ीर ख़जाना असद उमर साहब ने जो तकरीर की थी तो वो उस पर बहस मुकम्मल किए बगैर असम्बली का इजलास जो है उसको मुलतवी कर दिया गया। और अभी हुकूमत जो है वो बिल तो भी लेके नहीं आई, असल बिल तो भी आए नहीं है। जो 3-4 बिल पाइपलाइन में हैं जिनके ज़रिए इमरान खान साहब का ये ख्याल था कि ये अगर बिल मंजूर हो जाते हैं अपोजिशन की मदद से, क्योंकि उसके बाद उन बिल्स को फिर सेनेट में भी जाना है तो वहाँ पे तो अपोजिशन की अक्सरियत है, तो दोनों हाउसों से उसको मंजूर करवाना है। तो ये तो बिल अभी असल में बिल आए नहीं कोई भी, और पिछले बिल जो हैं वो 1-2 मामलात थे, मामूली मामलात थे, उस पर अपोजिशन ने ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं दिखाई। लेकिन आपने देखा कि ये जो फाइनेंस तरमीमी बिल था तो उस पर तो अपोजिशन ने एक स्टैंड ले लिया था और फिर इजलास मुलतवी कर दिया गया। तो इसलिए मैं समझता हूं कि कानून साजी अभी तक प्रॉपर तरीके से हाउस में नहीं हुई है और कोई ऐसा बड़ा कानून हुकूमत अभी तक नहीं बना सकी। मतलब तो ऐसी सूरत में जब खुद रहे हैं, पहले वो ज़ाहिर मुसालिहत की बात कर रहे थे मगर अब वो भी साफ साफ हुकूमत के रवैये पर तनकीद कर रहे हैं। आप समझते हैं कि जो कानून साजी चाहती है हुकूमत उसके लिए बेहतर है कि ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सरबराही वाला मामला है इसको आगे ना बढ़ाया जाए ताकि मुस्तकबिल में कानून साजी करनी हो तो हो सके। सेनेट में तो पीपल्स पार्टी और नून लीग अगर कुछ भी रोक देंगे तो रुक जाएगा क्योंकि तहरीक इंसाफ के पास अक्सरियत है नहीं। तो बेहतर है कि फिर हुकूमत इस मामले से ज़रा पीछे हटे और फिर अपोजिशन भी पार्लियामेंट को आगे चलाने के लिए अपने किरदार पर गौर करें। बिल्कुल, मैं ये समझता हूं कि हुकूमत को चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से हटाने के लिए जो तहरीक अदम एतमाद का जो मामला है उसको वो फरामोश कर दें, इसलिए कि वो बहुत मुश्किल रास्ता है और उसमें
हुकूमत को बहुत कंप्रोमाइज़ करनी पड़ेंगे। बहुत लोग जो हैं वो तैयार बैठे हैं कि हुकूमत को नाको चने चबवाएं, उनके अपने लोग नाको चने चबवाना चाहते हैं। देखें ना, उनके दो अपने MNAs हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, PTI के अपने 2 MNAs हैं, राजा रियाज साहब और रियाज फतियाना साहब। तो दोनों जो है वो शेख रशीद साहब की मुखालफत कर रहे हैं। तो ये क्या आपको समझ नहीं आ रहा, इमरान खान साहब को समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है? और फिर उसमें कुछ एलाइज जो है हुकूमत के, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बैठे हुए हैं और उनका भी ख्याल है कि ये हुकूमत जो है वो गैर ज़रूरी तौर पर इस मामले को उलझा रही है। लेकिन इसके साथ ही साथ दूसरी तरफ अपोजिशन को और ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ साहब को भी ये चाहिए कि उन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनने से पहले जो वादे किए थे, जो उन्होंने सिर्फ हुकूमत के साथ वादे नहीं किए थे, पूरी कौम के साथ वादे किए थे, वो उन वादों पर अमल दरामद करें। और जब नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत का कोई मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने आता है तो उस पर शहबाज शरीफ साहब को फिर इजलास की सदारत नहीं करनी चाहिए, इजलास की सदारत किसी और को देनी चाहिए। और अगर शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया गया तो उसे हुकूमत की कमजोरी नहीं समझना चाहिए। और वज़ीर आज़म इमरान खान जब ऐवान में आते हैं तकरीर करने के लिए तो उनको तकरीर करने देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इमरान खान को तकरीर नहीं करने देंगे तो फिर हुकूमत ने अब फैसला कर लिया कि हम आइंदा से शहबाज शरीफ साहब को भी तकरीर नहीं करने देंगे, बिलावल साहब को भी तकरीर नहीं करने देंगे। तो इस तरह से फिर असम्बली नहीं चल सकती। तो असम्बली को चलाने के लिए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को चलाने के लिए सारी जिम्मेदारी सिर्फ हुकूमत पे आयद नहीं होती, अपोजिशन पर भी आयद होती है। और इन दोनों फ्रीकैन को इस चीज़ का भी ख्याल करना चाहिए कि अगर ये हुकूमत नहीं चलती, अगर ये पार्लियामेंट नहीं चलती तो इससे सिर्फ एक को नुकसान नहीं होगा, दोनों को नुकसान होगा। बस इतनी ही बात मैं कहनी चाहता हूं, इससे ज्यादा बात नहीं करूंगा। और ये बड़ी आम बात है। बहुत शुक्रिया, मौजूद थे। हुकूमत और अपोजिशन दोनों को अपने किरदार की तरफ देखने की जरूरत है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद जिक्र होगा कि एक बड़ी अजीब सी बात नजर आती है कि पाकिस्तानी हो और आला पुलिस का अफसर हो, अगवा हो पाकिस्तान से, लाश मिले अफगानिस्तान से, दावे बड़े बड़े करे हुकूमत कि हम कातिलों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे, हकाइक अवाम के सामने रखेंगे, और उसके बाद वादे करके वादे पूरे ना करे और जो मकतूल है उसके बेटे को जो गारंटीज दी थी वो भी ना पूरी करे और फिर हुकूमत खामोश हो जाए। ये क्या हो रहा है? सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है, इस हुकूमत के तहत हो रहा है। सर तफसील साहब के सामने मामला रखेंगे ब्रेक के बाद। 21 जनवरी को यह ऐलान किया और उसके बाद शहरियार आफरीदी के ऐलान के बावजूद पार्लिमानी कमेटी तश्कील नहीं दी जा सकी। एसपी ताहिर दावड़ के कत्ल का मामला इसलिए भी अहम है कि ताहिर दावड़ कोई आम शहरी नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस अफसर थे। उन्हें इस्लामाबाद से अगवा किया गया, जिसे सेफ सिटी कहा जाता है। कैमरे लगे हुए हैं। फिर पंजाब से होते हुए खैबर पख्तूनख्वा उन्हें ले जाया गया। उसके बाद अफगान सरहद अबूर की गई, जहां से उनकी लाश मिली, यानी अफगानिस्तान से। और इस हाई प्रोफाइल किलिंग और अगवा की तहकीकात पर मुसलसल सवालात उठ रहे हैं। एसपी ताहिर दावड़ के कत्ल पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने 15 नवंबर को ट्विटर पर अपना रद्द-ए-अमल देते हुए कहा था कि एसपी ताहिर दावड़ के कत्ल के अलमनाक सानहे को सामने रखते हुए पख्तूनख्वा हुकूमत को इस्लामाबाद पुलिस से मिलकर फौरी तहकीकात का हुक्म दिया है। वज़ीर मुमलिकत शहरियार आफरीदी फौरी तहकीकात की निगरानी और नताइज से आगाह करने के जिम्मेदार होंगे। फिर वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी ने भी अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ताहिर दावड़ के कत्ल के जिम्मेदार अगर सरहद पार भी हुए तो उन्हें भी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब का और हमारा अज़म है कि मंतकी अंजाम तक जाएंगे और जो भी इसके लिए जिम्मेदार है, चाहे वो बॉर्डर के दूसरी साइड पे क्यों ना हो, उनका कटेड़े में लाके खड़ा करके इबरत का निशान बनाएंगे इंशाल्लाह। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतनी बड़ी बड़ी बातें, असेंबली के फ्लोर पर इतने बड़े बड़े दावे। फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने 19 नवंबर को ताहिर दावड़ के अहले खाना से वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में मुलाकात की और उन्हें इंसाफ की फरहमी के साथ हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी भी कराई। और 4 दिसंबर को वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी ने ताहिर दावड़ के अहले खाना के लिए 5 करोड़ रुपए की इमदाद का ऐलान के साथ वज़ीर आज़म की हिदायत पर पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का भी ऐलान किया, जिसमें 2 हुकूमती अराकीन और 3 अपोजिशन अराकीन को शामिल होना था, लेकिन पार्लिमानी कमेटी तश्कील ही नहीं दी जा सकी। इसके साथ ताहिर दावड़ के अगवा से मुताल्लिक हुकूमती मौक़िफ़ भी उसमें तज़ाद का शिकार रहा। गुज़िश्ता साल ताहिर दावड़ के अगवा के 2 दिन बाद यानी 28 अक्टूबर को जब अमरीकी टीवी वॉइस ऑफ अमेरिका ने वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए मीडिया इफ्तिखार दुरानी से इस हवाले से पूछा तो उन्होंने ताहिर दावड़ के अगवा की खबर को गलत करार दिया और बताया कि वो पेशावर में हैं और महफूज हैं। देखिए जी, ऐसा एक तासर दिया गया है कि वो अगवा हो गए हैं। वो एक शॉर्ट लीव पे इस्लामाबाद आए हुए थे। एसपी रूलर हैं पेशावर के। उनका मोबाइल फोन बंद था फॉर लिटिल वाइल, जिसकी वजह से इंप्रेशन दिया गया, फैमिली कंसर्न होगी, जैसे कि अभी साहब जो थे जो आपके साथ लाइन पे थे, एक इंप्रेशन क्रिएट किया गया कि जी वो किडनैप हो गए हैं।
वो पेशावर में मौजूद है और सेफ एंड साउंड है। फॉर अ लिटिल वाइल इट फ्लैश्ड और दैट डिसअपीयर्ड। अभी उसमें जब वो डिसअपीयरेंस होगी खबर की, तो उसके बाद सर देखे ना, अमेरिका से आपको दावड़ साहब मिल गए हैं, तो मुझे खैबर पख्तूनख्वा से जो फाटा में जो खैबर पख्तूनख्वा में मर्ज हो गया, मुझे खबर नहीं आएगी। ये तो बड़ी आपने मज़ाक़-ए-खेज़ बात कह दी है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी को 28 अक्टूबर को पुलिस ने यह रिपोर्ट दी थी कि ताहिर दावड़ महफूज हैं, लेकिन ताहिर दावड़ के कत्ल पर 14 नवंबर को इफ्तिखार दुरानी ने ट्वीट की और कहा कि ये उनके लिए इंतहाई हैरानकुन है और ताहिर दावड़ से मुतालिक उनका ये बयान पुलिस रिपोर्ट की बुनियाद पर था। और हमारे प्रोग्राम में भी उन्होंने यही मौक़िफ़ अख्तियार किया और कहा था कि इस हवाले से हक़ाइक़ तहकीकात में सामने आ जाएंगे। ये 28 अक्टूबर की बात थी जब मैंने इंटरव्यू दिया था। उस वक्त जब पुलिस का ये स्टेटेड पोजीशन थे, जो क्योंकि नेचुरली खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के ऑफिसर थे, इस्लामाबाद वो छुट्टी पे आए हुए थे, जो उन्होंने मैसेज छोड़ा हुआ था फैमिली के लिए कि जी मैं खैर खैरियत से हूँ, उसके बेस के ऊपर पुलिस ने कहा, मेरा भी सोर्स पुलिस था और मैंने उसको बता दिया है। तो आपको पुलिस ने ये कैसे कह दिया? क्योंकि जिस मैसेज का आप हवाला दे रहे हैं, एक तो उस पर फैमिली परेशान हुई और उस मैसेज में ये नहीं कहा उन्होंने कि वो पेशावर में है। पुलिस ने फैमिली को नहीं कहा कि वो दावड़ साहब पेशावर में हैं। आपने वॉइस ऑफ अमेरिका को कहा कि वो खैर आफियत से हैं, पेशावर में है। तो पुलिस में आपको ये किसने बताया? आपने पुलिस से पूछा कि भाई ये गलत इन्फॉर्मेशन कैसे दे दी ये और इसकी बगैर तहकीक के दे दी? इन्फॉर्मेशन शेयरिंग की बात है। मेरा काम था जो इन्फॉर्मेशन मुझे दी गई मैंने पास ऑन कर दी थी उसी तरीके से, और नेचुरली जब बीच में इसके ऊपर गुफ्तगू इंक्वायरी होगी तो जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन शेयर हुई है वो सारी कवर हो जाएगी। अमरीकी नशरियाती इदारे को कुछ बयान, हमारे प्रोग्राम में कोई बात, फिर पार्लियामेंट के फ्लोर पर वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला का कोई और दावा, वज़ीर आज़म इमरान खान जब मिले अहले खाना से तो कुछ और वादे। लेकिन एसपी ताहिर दावड़ के कत्ल को 3 माह से ज़ायद हो गए हैं। बुरसा हुकूमत की बनाई गई JIT को मुस्तरद कर चुके हैं। अब उन्होंने आलमी कमीशन का मुतालबा कर दिया है और कह रहे हैं कि जो पार्लिमानी कमेटी का वादा किया था हुकूमत ने वो भी नहीं पूरा किया। गुज़िश्ता हफ्ते ताहिर दावड़ के बेटे अमजद दावड़ हमारे प्रोग्राम में आए और उन्होंने ये दावा किया था कि 72 घंटे हम हुकूमत को देते हैं कि अपना वादा पूरा कर दें, नहीं पूरा किया तो हम आलमी कमीशन का मुतालबा करेंगे। और फिर आलमी कमीशन का मुतालबा भी हो गया। क्या हुकूमत ने कोई राब्ता नहीं किया? अमजद दावड़ हमारे साथ दोबारा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। गुज़िश्ता आपने कहा था 72 घंटे आप दे रहे हैं हुकूमत को, क्या हुआ? कोई यकीन दहानी, कोई राब्ता हुकूमत की तरफ से कुछ हुआ? थैंक यू शाहज़ेब भाई आपने शो में बुलाने का। जी बिल्कुल, उस प्रोग्राम में मैंने डेडलाइन दी थी हुकूमत को कि 3 दिन के अंदर ये जो पार्लिमानी कमेटी थी जिसका वादा किया गया था उसको बनाए, उसकी नोटिफिकेशन करे। लेकिन उसके बाद प्रोग्राम के बाद ना हमसे कोई रब्ता हुआ, ना किसी ने कांटेक्ट करने की कोशिश की और ना कोई प्रोग्रेस हुई। बात वहीं पे खड़ी है जहाँ पे पहले थी। ज़ाहिर बड़े अफसोस की बात है कि जब मीडिया में शोर मचा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, पार्लियामेंट में भी बात कर दी, उसके बाद भूल गए और आपको भी कोई यकीन दहानी नहीं कराई जा रही है। अब आपका क्या लाया अमल होगा इस हवाले से? आपने कहा था कि इंटरनेशनल कमीशन का मुतालबा कर देंगे अगर वादा पूरा नहीं किया हुकूमत ने अपना, जो कि खुद हुकूमत ने आपसे किया था। हमारा ये लाया अमल होगा कि हम फैमिली एल्डर्स फिर बैठेंगे, जो हमारा मुतालबा है उस पर डट के खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। और इसके लिए आगे प्लानिंग बनाएंगे। अगर फेडरल हुकूमत इनवाइट करती है किसी इंटरनेशनल इंक्वायरी को तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना हम आगे का लाया अमल तय करेंगे कि किस तरीके से हम ये अपना मुतालबा पूरा करवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अमजद दावड़ मौजूद थे। अफसोस की बात है उनके वालिद साहब कत्ल कर दिए गए, सर्विंग पुलिस ऑफिसर थे, अगवा इस्लामाबाद से हुए, खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते अफगानिस्तान ले जाए गए, वहाँ कत्ल कर दिए गए। दावे और वादे हुकूमत ने बहुत ज़्यादा किए और फिर हुकूमत खामोश है। इस हवाले से हमने वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला से बारहा रब्ता करने की कोशिश की, उन्हें प्रोग्राम में भी दावत दी, इन्फॉर्मेशन लेने की भी कोशिश की, मैसेज हमारे उन तक जाते रहे, उनका जवाब हम तक इस हवाले से नहीं आया। हम कोशिश करेंगे कि इस इशू को फॉलो करते रहें और जो उनके अहले खाना हैं, जो अमजद दावड़ हैं, ताहिर दावड़ के बेटे, उनको इंसाफ मिले। कम से कम ये खबर उन तक ज़रूर पहुँचे कि उनके वालिद साहब को जो कत्ल कर दिया गया उस हवाले से हकीकत क्या है, क्या हक़ाइक़ है, जो हुकूमत ने वादा किया था वो पूरा करे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।